Morning students. Today I am going to deliver the lecture on the switchgear production on the electrical faults. अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के बारे में समझे थे कि फॉल्ट्स क्या होते हैं, जिन्हें हिंदी में प्रदोष कहा जाता है, और अब हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये मेरा तीसरा लेक्चर है। फॉल्ट्स में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, इसको हम लोग हिंदी में वैद्युत प्रदोष कहते हैं। वैद्युत फॉल्ट्स को प्रदोष कहा जाता है। ठीक है, तो प्रदोष क्या है, फॉल्ट क्या है, इस सेंटेंस पर गौर करते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉल्ट्स ऑन द पावर सिस्टम लीड्स टू शॉर्ट सर्किट कंडीशन। व्हेन सच ए कंडीशन occurs, a heavy current, that is called the short circuit current, flows through the equipment, causing considerable damage to the equipment and interruption of the service to the consumers। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो भी पावर सिस्टम में फॉल्ट्स होते हैं, मैक्सिमम वो क्या होता है कि हेवी करंट होता है। हेवी करंट जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट के नाम से जानते हैं, और शॉर्ट सर्किट करंट की कैलकुलेशन भी हम लोग करेंगे बाद में। वो क्या है, इक्विपमेंट के थ्रू फ्लो करता है। तो क्या होगा, जब इक्विपमेंट के थ्रू हेवी करंट जब फ्लो करेगा तो क्या होगा, उसका इंसुलेशन रैप्चर कर जाएगा या खराब हो जाएगा। इंसुलेशन वैद्युत प्रतिरोधकता क्षमता को कहते हैं। तो जब वो इंसुलेशन रैप्चर कर जाएगा या खराब हो जाएगा तो क्या होगा, इक्विपमेंट हमारा डैमेज होगा। इक्विपमेंट डैमेज होने से क्या होगा, कंसिडरेबल डैमेज होगा इक्विपमेंट में, और इंटरप्शन टू द सर्विस टू द कंज्यूमर्स। और जो कंज्यूमर्स को जो हम लोग सप्लाई या पावर जो पहुंचा रहे हैं, उसमें क्या होगा, इंटरप्शंस आएगा। जैसे रोस्टिंग हो जाती है, रुक जाता है, फॉल्ट होने की वजह से घंटों घंटों भर बिजलियां नहीं आती हैं। तो ये हमारा फॉल्ट का पहला। अब फॉल्ट्स किन कारणों से, मेजर कॉजेस क्या है, और कितने % ऑफ ऑकरेंस होते हैं फॉल्ट्स के, तो वो यहाँ पे देखिए अब लिखा हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शोज द अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज वाइज वेरियस कॉजेज ऑफ द फॉल्ट। जैसे लाइटनिंग मतलब तड़िका, तो जब बिजली चमकती है उससे हम लोग के जो फॉल्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल में, वो करीब करीब 6% के करीब होता है, राइट। विंड एंड मैकेनिकल, जब हवाएं तेज चलती हैं, आंधी तूफान आता है मई के टाइम में, गर्मियों के समय में, तो उनसे जो डैमेजेस होते हैं वो होते हैं लगभग 10%। हवा चलने की वजह से मैकेनिकल फॉल्ट, बहुत तेज हवा चली, तार आपस में टूट जाते हैं। ये हम ऑल ओवर बात कर रहे हैं आपके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर एपरेटस फेल्यूर, कोई भी एपरेटस है, फंक्शनिंग कर रहा है, काफी समय से फंक्शनिंग कर रहा है, मेंटेनेंस नहीं हुआ उसका, उसमें एजिंग होने लगी। एजिंग मतलब कि जैसे हम लोगों की एजिंग होती है, समय जैसे से बीतता जाता है, हम लोग बुढ़े होते हैं, उसी तरह एपरेटस का भी एजिंग होता है। एपरेटस की एजिंग के मतलब हुआ कि एपरेटस जो है उसकी मेंटेनेंस अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे पुराना होने लगता है, और एपरेटस जो है फेल्योर कंडीशन में आ जाता है। तो उसके कारण जो है वो 10% फॉल्ट अकर्स होते हैं। ठीक है, फिर स्विचिंग टू द फॉल्ट। अब मान लीजिए जैसे सब स्टेशन है, उसमें हमने कोई एपरेटस जैसे ही ऑन किया, कोई फॉल्ट इनकर्ड हो गया, स्टार्ट हो गया, तो वो स्विचिंग के कारण जो है 10% फॉल्ट उससे हो गया। मिसलिनियस मतलब जैसे ट्री फॉलिंग हो गया, आइस के गिरने से हो गया, ये सब जो एक्सेट्रा जो है, ये सब मिसलिनियस फॉल्ट्स में आते हैं। तो 10% फॉलिंग जो है हमारा फॉल्ट जो है इसके कारण अकर्स होता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स, अभी तक तुम लोग फॉल्ट्स के बारे में पढ़ा और कॉजेस कितने तरीके के हो सकते हैं उसके बारे में समझा। अब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स में क्या बेसिक मेजर फॉल्ट्स क्या होते हैं उसके बारे में, तब तक आप लोग ये चीज लिखिए, देखिए, समझिए। तो अब हम लोग वैद्युत प्रदोष के बारे में बताएं। अब वैद्युत प्रदोष कितने प्रकार के होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स है वो हमारा दो तरीके का होता है बेसिकली। एक तो होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट्स, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। जब हमने पहला लेक्चर लिया था तो उसमें बताया भी था कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स किसको कहते हैं और सिमेट्रिकल फॉल्ट्स किसको कहते हैं। तो जो पावर सिस्टम में अकरिंग होने वाले जो मोस्ट ऑफ द फॉल्ट्स हैं, वो होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स जो होते हैं वो हमारे सिंगल लाइन का टूट जाना, ठीक है, ओपन हो जाना सिंगल लाइन का, फिर सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट जो आ गया वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में आ गया। फिर डबल लाइन टू, दो लाइंस आपस में फेज सट जाना, चाहे आर वाई सट जाए,
वाई बी सट जाए या बी वाई सट जाए, ठीक है, ब्लू फेज और वाई फेज सट जाए, तो कोई भी दो फेजेस आपस में सट जाए, ये भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में आता है। फिर दो फेजेस आपस में सट जाए और ग्राउंड हो जाए, ठीक है, डबल एलजी फॉल्ट, ये भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में आता है। बस यहां तक की जो कहानी है वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की है, और ये मोस्ट ऑफ देम ज्यादा होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल फॉल्ट उन फॉल्ट्स को कहते हैं जिसमें तीनों लाइन एक साथ जो है फॉल्ट में होती है, और ये ऑकरेंस कम होता है। जैसे ट्रिपल एल फॉल्ट, तीनों आपस में सट जाए, ग्राउंड ना हो, तो भी ये फॉल्ट जो है क्या हुआ, सिमेट्रिकल फॉल्ट हुआ। और ट्रिपल एल एंड जी फॉल्ट, मतलब कि तीनों लाइन आपस में सट जाए और ग्राउंड भी हो जाए साथ ही साथ, पैरेलली अर्थड हो जाए, तो ये जो है सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में आते हैं, ठीक है। दीज फॉल्ट्स कैन बी टेकन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। अब देखिए कि कितने कितने फॉल्ट्स कितने कितने परसेंट में होते हैं। जैसे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हुआ हमारा, ये 10% होता है पावर सिस्टम में। फेज टू फेज फॉल्ट, दो फेजेस आपस में हम सड़ जाए, नहीं बताया, इसका भी ऑकरेंस जो है 10% है। टू फेजेस टू ग्राउंड फॉल्ट, दो फेजेस आपस में लड़ जाए और ग्राउंड हो जाए, ये भी लगभग अमूमन 10% के करीब करीब होता है। लेकिन थ्री फेजेस फॉल्ट और थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट, ये 5% होता है। आप ये देखिए, ये 5% जो है जस्ट इन फॉल्ट्स का, ये 10%, ये 10%, ये 10%, इसका जस्ट हाफ है, ठीक है। तो ये फॉल्ट बहुत सीवियर फॉल्ट होता है, ठीक है। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की एनालिसिस या सिमेट्रिकल फॉल्ट की जो शॉर्ट सर्किट करंट की एनालिसिस है वो क्यों की जाती है, उसका करने का कारण क्या है, क्या जरूरत पड़ी कि हमें सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस करने की जरूरत पड़ी। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस से हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं, और इसी शॉर्ट सर्किट करंट से हम डिजाइन करते हैं कि हमारा जो है सर्किट ब्रेकर कितने इक्विपमेंट या एपरेटस का जो है हम रेटिंग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसलिए सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं। द चॉइस ऑफ द एपरेटस एंड द डिजाइन एंड अरेंजमेंट ऑफ द प्रैक्टिकली एवरी इक्विपमेंट इन द पावर सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द शॉर्ट सर्किट करंट कंडीशन। ये भी वही बात कह रहा है कि जो चॉइस ऑफ एपरेटस होता है, ठीक है, और उसके डिजाइन और अरेंजमेंट वो प्रैक्टिकली इक्विपमेंट के पावर सिस्टम में डिपेंड करता है शॉर्ट सर्किट करंट की कंडीशन को निकालने के बाद। तो अभी तक हम लोगों ने ये चीज समझ लिया। अब हम लोग चलेंगे कि सिमेट्रिकल फॉल्ट में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन करने से पहले हमें परसेंटेज रिएक्टेंस समझना जरूरी है कि परसेंटेज रिएक्टेंस होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये दूसरा पार्ट है। लेकिन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कैलकुलेशन क्या है, बहुत टीडियस टॉप है। टीडियस इसलिए है कि इसमें एक लाइन ब्रेक करती है, तो एक लाइन में जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा वो डिफरेंट आएगा। सिमेट्रिकल में निकालना आसान इसलिए होता है कि तीनों फेजेस हैं और तीनों बैलेंस्ड फेज्ड है, बैलेंस कंडीशन में है, तो तीनों में सेम करंट फ्लो करेगी। तो हम इसकी कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं, और इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमको जो है पहले वो सिमेट्री में बनाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस का अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग उसके कैलकुलेशन में चलेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं आता हूँ। चलिए, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स ऑन ए थ्री फेज सिस्टम, ठीक है, थ्री फेज पावर सिस्टम। सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है थ्री फेज पावर सिस्टम में क्या होता है, इसे सममित प्रदोष कहते हैं। हिंदी में से हम लोग सममित प्रदोष के नाम से जानते हैं। दैट फॉल्स ऑन द पावर सिस्टम which gives rise to the symmetrical current. Symmetrical current क्या है? That is equal to the fault current in the line with 120 degree displacement is called symmetrical fault. ठीक है, मतलब क्या हुआ, पावर सिस्टम के अंदर वह प्रदोष मतलब फॉल्ट, ठीक है, जिसके अंतर्गत तीनों लाइनों में बराबर बढ़ी हुई प्रदोष धारा मतलब फॉल्ट करंट तथा 120 डिग्री के विस्थापन पर बहती है, सममित प्रदोष या सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। अब 120 डिग्री के विस्थापन को पहले मैं समझाऊंगा। पहले सिमेट्रिकल फॉल्ट में ये देखिए तीन लाइनें हैं पावर सिस्टम में, आर फेज, वाई फेज और ब्लू फेज, ठीक है। इसका जो फेज वोल्टेज है वो वी आर है, इसका वी वाई है और इसका वी बी है।
जब ये तीनों शॉर्ट हो जाते हैं आपस में, ठीक है, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो कौन सी है, आई आर, आर फेज में बहने वाली धारा आई आर, वाई फेज में बहने वाली धारा आई वाई, और बी फेज में बहने वाली धारा आई बी, ठीक है। ये तीनों आपस में या तो शॉर्ट हो जाए या आपस में शॉर्ट होकर के ग्राउंड हो जाए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स कहलाएंगे हमारी, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप, ठीक है। तो ये एक फिगर है आपका ट्रांसमिशन सिस्टम का या जनरेटिंग स्टेशन का मैंने बनाया है। इसमें आप देखिए 3 जनरेटर्स मैंने यूज किए हैं, जो आर फेज के लिए ई आर, वाई फेज के लिए ई वाई, और बी फेज के लिए ई बी से हमने इसको स्टार में कनेक्टेड किया है, राइट। और ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन कह सकते हैं आप इसको, और ये हमारा लोड सेक्शन है, ठीक है, लोड। तो क्या होगा कि जनरेटर जो ईएमएफ है ई आर, ठीक है, इसके कारण क्या होगा, लोड में हमारे करंट जाएगा। कौन सी करंट जाएगी, ये धारा हमारी कहलाएगी, क्योंकि 3 फेज सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इस धारा को हम लोग कहेंगे आई आर करंट, राइट। दूसरा है हमारा ZY, ZY जो इंपिडेंस है, क्योंकि हम लोग ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसलिए वहां पे इंपिडेंस की बात करेंगे। तो इंपिडेंस जो है हमारा यहाँ पे है ZY। तो ZY में हमारी जो बैलेंस्ड अगर सिस्टम है हमारा, तो कौन सी इसमें करंट जाएगी, इसमें हमारी जो करंट जाएगी वो जाएगी IY, ठीक है। और ये हमारा जो तीसरा लोड है बी फेज पे, वो कौन सा है हमारा, ये इसमें जो करंट जाएगी वो जाएगी हमारी IB, ठीक है। अब तीनों में ये जो करंट जा रही है, ठीक है, इसमें 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसा कि हमने आपको इलेक्ट्रिकल मशीन के चैप्टर में बताया था कि 3 फेज जब सप्लाई होती है तो 120 डिग्री फेज शिफ्टिंग के साथ वो फ्लो करती है, ठीक है। तो इसका फेजर डायग्राम जब हम लोग स्केच करेंगे तब हम लोग समझेंगे कि कैसे ये 120 डिग्री फेज शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। थोड़ी देर में ऊपर मिटा रहा हूं इसको। जो वोल्टेज है हमारा, ये तो ईएमएफ वोल्टेज है, राइट। ईएमएफ वोल्टेज जो हमारा है, जो जनरेटिंग स्टेशन पे जनरेट हो रहा है, वही वोल्टेज तो हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगा लाइन के क्रॉस, ठीक है। तो यहां पे जो हमको वोल्टेज मिला आर फेज के क्रॉस में, वो हमने वोल्टेज माना कि यहां पे जो वोल्टेज है वो वीआर वोल्टेज हमको है, ठीक है। वाई फेज में यहां पे जो हमें वोल्टेज मिल रहा है वो कौन सा वोल्टेज है, वी वाई वोल्टेज है। और जो बी फेज पे हमको मिल रहा है यहां पे वोल्टेज, यहां से वो हमारा वीबी वोल्टेज है, राइट। अब हम लोग फेजर डायग्राम खींचेंगे। हम लोग जनरली जो हमारा लोड है Z, ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, इंपिडेंस जो है उसमें हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और क्या होता है, रिएक्टेंस होता है, XL, JXL इसको कह लें। अगर कॉम्प्लेक्स नोटेशन में बात करेंगे तो हमारा जो है इंपिडेंस जो है वो दो ज्यादातर मतलब कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। इसी को हम लोग नोन एज ए इंपिडेंस Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एक रियल रेजिस्टेंस और इंपिडेंस L जो है हमारा होता है, जिसको रिएक्टेंसेस का निकालते हैं। तो इंपिडेंस निकालने ये सब लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नोटेशन में हम इसको जब लिखेंगे तो R प्लस JX, तो हमने यहाँ पे बॉक्सेस बना के लिख दिए, ये चीज अंडरस्टूड है आपको। अब हम लोग करते हैं इसमें फेजर इसका खींचेंगे। तो क्या हुआ, हमारा जो सर्किट है, ये सर्किट क्या हुआ, ये बेसिकली RL सर्किट हुआ, ठीक है। तो RL सर्किट में अगर हम वोल्टेज को रेफरेंस लेते हैं तो हमारा जो अगर VR वोल्टेज को हम रेफरेंस लें, ये VR वोल्टेज है, इससे 120 फेज शिफ्टिंग पे हमारा कौन सा होगा, VY वोल्टेज होगा, और इससे 120 फेज शिफ्टिंग पे हमारा कौन सा होगा, VB वोल्टेज होगा। 120 डिग्री फेज शिफ्टिंग, अगेन 120 डिग्री फेज शिफ्टिंग एंड अगेन 120 डिग्री फेज शिफ्टिंग, राइट। क्योंकि लोड हमारा RL लोड है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि RL लोड में क्या होता है, हमारे जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, लैगिंग होता है, ठीक है। तो मान लिया हमारा जो
लैगिंग है और ये हमारा बैलेंस्ड लोड है। बैलेंस लोड करने का मतलब क्या है कि जो हमारा जो करंट है तीनों फेजेस में जो फ्लो कर रहा है, आई आर इक्वल्स टू आई वाई इक्वल्स टू किसके है, आई बी। मतलब तीनों करंट जो है वो क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड कैसे होगा, जब हमारे लोड बैलेंस होते हैं, मतलब तीनों फेजेस में जब हमारे लोड बैलेंस रहेंगे तो करंट हमारा जो है वो क्या होगा, बैलेंस्ड फ्लो करेगा, राइट। तो चूंकि आरएल सर्किट है तो आरएल सर्किट होने के कारण क्या होगा, जो हमारे करंट है चूंकि बैलेंस्ड है तो हमारा इसकी में फेज शिफ्टिंग आएगा, फेज शिफ्टिंग या लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग करंट को ड्रॉ करते हैं। तो करंट हमारा जो है, इससे मान लीजिए सपोज फाई एंगल से हमारा ये करंट जो है, यहां पे आई आर, यहां पे हमारा आई वाई और इससे यहां पे हमारा ये आई बी। ये तीनों करंट जो है हमारा फाई एंगल से अपने फेजर वोल्टेज से लैग करेगा। ये भी फाई से, ये भी फाई से और ये भी फाई से, राइट। लेकिन इनके बीच में भी जो फेज शिफ्टिंग है वो भी 120 डिग्री का होगा। यहां से यहां तक आप देखिए 120 डिग्री फेज शिफ्टिंग पे होगा ये करंट। आई वाई से आई बी जो होगा वो भी 120 डिग्री फेज शिफ्टिंग पे होगा और आई बी से आई वाई के भी आई आर के बीच में भी 120 डिग्री फेज शिफ्टिंग, राइट। अब आप समझ गए होंगे कि 120 डिग्री फेज शिफ्टिंग राइज डिस्प्लेसमेंट की वो जो बात कह रहा था सिमेट्रिकल एनालिसिस में, वो क्या था, वो यही फॉल्ट करंट्स हैं जो 120 डिग्री फेज शिफ्टिंग पे आपका रहते हैं और इनमें राइज होता है। राइज कैसे होता है, जब कोई फॉल्ट अगर करता है, जैसे तीनों में होगा, तीनों फेजेस में, तो यहां पे मान लीजिए कहीं कोई फॉल्ट यहां पे हमारा अकर किया, तो होने के बाद क्या होता है कि सारा करंट जो है हमारा ग्राउंड, अगर ये ग्राउंड से टच है तो ग्राउंड में ये सारा जाने लगता है। यही हमारा आईएससी करंट कहलाता है, जो कि शॉर्ट सर्किट करंट होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके मॉडलिंग के बारे में, इसमें क्या क्या मेजर ये लेने होते हैं, स्टेप्स लेने होते हैं, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने ये देखा कि तीनों फेजेस क्या है, बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड होने की कंडीशन में क्या होता है कि हम किसी भी एक फेज को लेकर के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बिकॉज of all the phases are balanced, therefore only one phase need to be considered in a calculations, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या होगा, किसी भी एक फेज की हम कैलकुलेशन कर लेंगे, वही कैलकुलेशन दोनों फेजेस में आ जाएगी और उसको हम ज्वाइंटली करके हम शॉर्ट सर्किट हम जो है करंट हम निकाल लेंगे। द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड, क्या फॉलोइंग पॉइंट्स हमारे निकल के आते हैं उसमें से, कि द सिमेट्रिकल फॉल्ट रेयरली अकर्स, मतलब बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयरली, बहुत रोबस्ट सिस्टम है पावर सिस्टम। तो थ्री फेजेस, तीनों फेजेस का टूटना और एक साथ होना रेयरली, वैसे भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि वो 5% मैक्सिमम होता है, वो एनुअल कैलकुलेशन है वो, ठीक है। रेयरली अकर्स इन प्रैक्टिस बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द फॉल्ट्स आर ऑफ द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो जो हमारे ज्यादा जो फॉल्ट होते हैं वो अनसिमेट्रिकल, एक लाइन का टूटना, दो लाइन का टूटना और ग्राउंड हो जाना, ठीक है, दो लाइनों का आपस में मिल जाना। तो ये जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है, जिसे हम असममित प्रदोष कहते हैं, ये जो है ये हमारे ज्यादा होते हैं। दूसरा क्या चीज है पॉइंट, कि द सिमेट्रिकल फॉल्ट इज द मोस्ट सीवियर एंड इंपोजेस मोर हेवी ड्यूटी ऑन द सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट बहुत ही सीवियर फॉल्ट होता है, जनरली होता नहीं है, लेकिन जब होता है तो बहुत सीवियर फॉल्ट होता है। सीवियर मतलब कहने का बहुत, जैसे चोट लगना आदमी को, तो एक होता है कि भाई छोटी चोट लगी, एक होता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया, बहुत गहरी चोट लग गई। तो वो गहरी चोट है, मतलब गहरा फॉल्ट है, बहुत ही सीवियर कंडीशन है, ठीक है। और ये बहुत हेवी ड्यूटी जो होता है, इम्पोजेस द मोर हेवी ड्यूटी ऑन द सर्किट ब्रेकर, और सर्किट ब्रेकर पे ये जो है बहुत ही इफेक्ट करता है, बहुत ही मतलब कि हेवी करंट फ्लो होता है, जिसके कारण सर्किट ब्रेकर को बहुत हेवी ड्यूटी हमको इसकी कैलकुलेशन करके लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आज तक के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट में कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके लिए हम लोग परसेंटेज रिएक्टेंस पढ़ेंगे। परसेंटेज रिएक्टेंस कैसे निकाला जाता है ये मैं बताऊंगा। परसेंटेज रिएक्टेंस निकालने के बाद जो है हम लोग उसमें केवीए और किलो वोल्टेज में हम लोग कैसे उसको कैलकुलेशन करते हैं, वो भी एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो भी कराऊंगा। बस आज तक लेते रखते हैं। कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना है, आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं।